नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे संस्कृत पैडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ खास क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जो क्लास है वो समझ आए, अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर भी करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्लासेस संस्कृत की जो करा दी हैं, जिसमें संस्कृत पैडागोजी, संस्कृत व्याकरण, अपठित गद्यांश मैंने सोल्व करवाए हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखी हैं तो उन सब वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो उनका जो प्लेलिस्ट है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगा, साथ में आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल के होम जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कई अमूर्त वस्तु ने, कई का अर्थ होता है किसके द्वारा अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना मूर्त भवती मूर्त होती है। तो किसके द्वारा अमूर्त वस्तुएं हैं जो उनकी संकल्पना मूर्त होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसको जो है ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब है कि किसके द्वारा जो अमूर्त वस्तुएं थे। अमूर्त का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो वस्तुएं जो है आपको दिखाई न दें, जिसके बारे में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ओके, और मूर्त आप जानते हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं उनकी जो संकल्पना है वो किसके द्वारा मूर्त हो सकती है, उन्हें आप किसके द्वारा देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है चित्रई, चित्र के द्वारा। सेकंड वाला ऑप्शन में कहा है पत्रकई, पत्रक के द्वारा। थर्ड वाला ऑप्शन है पुस्तकई, पुस्तक के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है दंडे, दंड के द्वारा। तो किसके द्वारा देखा जा सकता है अमूर्त वस्तुओं को। जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनकी संकल्पना मूर्त किसके द्वारा हो सकती हैं, तो वो हो सकती है चित्र के द्वारा। चित्र के माध्यम से आप जो है किसी भी जो अमूर्त वस्तु है उसका जो चित्र बनाकर क्लास में जो उसको समझा सकते हैं। ओके, जैसे हाथी है, हाथी को आप दिखा नहीं सकते, अमूर्त है, लेकिन क्या करेंगे आप उसको, आप वहाँ पर उसका डायग्राम बनाकर क्लास में बच्चों को उसके बारे में समझा सकते हैं। घोड़ा हो गया या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ हो गई जिसको आप दिखा नहीं सकते, जो अमूर्त है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर बच्चों को आप समझा सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से जो अमूर्त वस्तु है उसकी जो संकल्पना है वो मूर्त हो सकती है, मूर्त होती है, आप ये कह सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन समझ आया है प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन में है छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य, छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षणम कथम क्रियते, परीक्षण कैसे किया जाता है। तो जो छात्र का ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा, परीक्षा के द्वारा। सेकंड वाला ऑप्शन है भाषणेन, बोलने से। थर्ड वाला ऑप्शन है मूल्यांकनेन, मूल्यांकन के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है दर्शनेन, दर्शन के द्वारा। तो देखिए आपको क्या करना है, ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना है छात्रों की। तो जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण होगा वो किसके द्वारा होगा, वो होगा मूल्यांकन के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, मूल्यांकनेन, मूल्यांकन के द्वारा, मूल्यांकन से। ओके, तो छात्र का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, मूल्यांकन से किया जाएगा। ओके, कि छात्र ने जो है कितना जाना है, इस चीज़ को कितना समझा है, उसके अंदर जो है क्या क्या उसने उसको समझ लिया है, क्या क्या चीज़ों को उसने जान लिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, मूल्यांकन, मूल्यांकन से। तो जो छात्र होगा, छात्र जो होते हैं मतलब उनका जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है उनका परीक्षण आप कैसे करेंगे, मूल्यांकन के द्वारा आप करेंगे, मूल्यांकन से। ओके, तो आंसर जो होगा थर्ड वाला होगा। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, कृष्ण फलकस्य श्याम पट्ट के विषय में किम कथनम, कौन सा कथन सत्यम अस्ति सत्य है। तो जो श्याम पट्ट होता है ब्लैक बोर्ड, उसके विषय में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है इदम एकः शिक्षणम सहायकम सामग्री अस्ति, यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है। तो जो देखिए जो श्याम पट्ट होता है वो एक शिक्षण सहायक सामग्री है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखते हैं, इदम कक्षाया अनिवार्यम अस्ति, यह कक्षा में अनिवार्य है। यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, एतस्य अभावे, इसके अभाव में या इसकी कमी में, शिक्षणम संभवम नास्ति, शिक्षण संभव नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। अगर क्लास में जो ब्लैक बोर्ड नहीं है, श्यामपट्ट नहीं है, तो इसके अभाव में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए तो जो है शिक्षण जो है इसके अभाव में नहीं किया जा सकता अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है कि यह कक्षा में अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में जो शिक्षण है वो संभव नहीं है। अगर हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि एतस्य प्रयोगेन शिक्षणम रुचिकरम सरलम चा भवति,
अर्थात इसके प्रयोग से जो शिक्षण है वो रुचिकर और सरल होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी ठीक है भाई, कि जो इसका जो प्रयोग होता है श्यामपट्ट का, इससे क्या होता है जो शिक्षण है वो रुचिकर भी हो जाता है और सरल भी हो जाता है। चीज़ों को जो है बच्चों को समझने में आसानी होती है और टीचर को भी समझाने में आसानी होती है और रुचिकर भी हो जाता है, बच्चे रुचि लेने लगते हैं। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, उपयुक्तम सर्वे कथनम सत्यमस्ति, अर्थात जो ऊपर लिखे हुए सभी कथन है वो क्या है? सत्य है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, बाला भाषा अध्ययनार्थम, अर्थात बच्चे या बालक भाषा अध्ययन की क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। बालक या बच्चे भाषा अध्ययन की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। क्या उदत, किसने कहा या किसने बोला था ये? फर्स्ट ऑप्शन है जीन पिगेट अर्थात जीन पियाजे, सेकंड है चोम्स्की, थर्ड है थॉर्नडाइक और लास्ट है पावलोव। तो ये बात जो कही थी ये कही थी चोम्स्की जी ने। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अध्ययन की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में छात्रा नाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च कई प्रश्न परीक्षन्ते, अर्थात छात्रों के सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति कौन से प्रश्नों के द्वारा इनका जो है परीक्षण किया जाता है, परीक्षा कराई जाती है। एक बार फिर से समझिए, छात्रों के सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति कौन से प्रश्नों के द्वारा इसका जो परीक्षण किया जाता है या परीक्षा कराई जाती है। तो किसके द्वारा कराई जाती है? तो देखिए क्वेश्चन कोई जो लैंग्वेज है उसको समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि जो छात्रों की जो राइटिंग होती है सुलेख और जो लेखन शैली है और जो अभिव्यक्ति है उसकी अभिव्यक्त करने के तरीका उसको अपनी बात का व्यक्त करने का तरीका, तो उसके लिए जो कौन सा में किस प्रकार का जो प्रश्न है जो उचित रहेगा जिसकी परीक्षा कराई जाए। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको पता है जो सुलेख है लेखन शैली और अभिव्यक्ति है वो जो है अच्छी नहीं होगी, आपको भी पता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ एक या दो ही जो आंसर वो लिखने होंगे और हो सकता है वो जो क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो। सेकंड वाला ऑप्शन में कह रहा है कि लघुत्रात्मक प्रश्न ही, लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी देखो इतना जो लेखन शैली सुलेख और अभिव्यक्ति है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि लघुत्रात्मक में भी आपको पता है थोड़ा जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो है शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। थर्ड वाला ऑप्शन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही, अर्थात अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के द्वारा। तो ये भी नहीं होगा, आपको पता है कि अति लघुत्रात्मक में भी और भी छोटे क्वेश्चन होंगे और छोटे प्रश्न उत्तर होंगे उनके। और यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा, तो इसी के द्वारा क्या होगा, जो सुलेख होगा, जो लेखन शैली होगी और जो अभिव्यक्ति होगी वो क्या होगी, वो सही होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में जो स्टूडेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को जो है करना पड़ेगा अपने जो विचार व्यक्त करने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे। तो इनसे उनका जो सुलेख है लेखन शैली और अभिव्यक्ति है, ठीक है, वो क्या होगी, अच्छी होगी, सही होगी। तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो छात्रों के सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति जो है वो किसके द्वारा उनका मतलब किसके द्वारा जो उनका जो प्रश्न है वो कराया जाता है, मतलब कौन से प्रश्न के द्वारा कराई जाती हैं, तो वे कराई जानी चाहिए किसके द्वारा? निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा। तभी जो उनका जो राइटिंग है लेखन शैली और अभिव्यक्ति है वो क्या होगी, अच्छी हो पाएगी। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशलम विद्यते, अंतिम कौशल माना जाता है। तो अंतिम कौशल कौन सा माना जाता है जो संस्कृत भाषा शिक्षण का है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वनाम, सेकंड है लेखनम लिखना, थर्ड है संभाषणम बोलना और लास्ट है पठनम अर्थात पढ़ना। तो आपको पता है सुबोपली। ओके, तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसका अंतिम कौशल कौन सा होगा? वो होगा लिखना, लेखनम। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन LSRW राइटिंग, अर्थात लेखनम या लिखना। ठीक है, तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसमें जो अंतिम कौशल होता है उसका क्या होता है? लिखना। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत, अर्थात शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वत्र भ्रमणम, अर्थात सभी जगह घूमना। सेकंड वाला ऑप्शन है स्वार्थ साधनम, अपना जो स्वार्थ है उसको सिद्ध करना, उसको साधना। थर्ड वाला ऑप्शन है धनोपार्जनम, अर्थात धन इकट्ठा करना या धन कमाना।
और लास्ट ऑप्शन है सर्वांगीण विकास है, अपना जो सर्वांगीण विकास है वो करना, वो होना। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही होता है कि जो सर्वांगीण विकास है वो होना चाहिए बच्चे का। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, प्रदत्त विषयम धिकृत्य अर्थात दिए हुए विषय पर आधारित यदा जब छात्राएं छात्र के लिए एकाम लघु कविताम एक लघु या छोटी कविता रचितुम रचने के लिए अर्थात एक कविता की रचना करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तदा सह तब वह। तो दिए हुआ जो विषय है उस पर आधारित जब छात्रों के लिए या छात्रों को कोई जो है शिक्षक क्या कर रहा है, एक लघु कविता की रचना करने का निर्देश दे रहा है, तब वह क्या करना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सहानुभूतिक चिंतन करोति, सहानुभूति चिंतन करता है। सेकंड वाला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतनम करोति, सृजनात्मक चिंतन करता है। सृजनात्मक आप जानते ही हैं, सृजनात्मक का अर्थ होता है कुछ नया करना अपनी थिंकिंग से, कुछ भी नई सोच। ओके। थर्ड वाला ऑप्शन है समानुभूतिक चिंतन करना। और लास्ट वाला ऑप्शन है सांस्कृतिक चिंतन करोति अर्थात सांस्कृतिक चिंतन करना। ओके। तो अगर कोई जो छात्र है वो क्या कर रहा है, जब एक लघु अर्थात एक छोटी कविता की जो रचना करने का उसको जो है क्या दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, तो वह क्या कर रहा है, उसको वो जो है जो सृजनात्मक चिंतन है वो कर रहा है। क्योंकि आपको पता है जो कविता है, कविता रचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छात्र है उसको जो खुद से सोचना पड़ेगा और नए नए शब्दों को जो है माइंड में अपने लाना पड़ेगा और उनसे क्या करनी पड़ेगी, कविता की एक रचना करनी पड़ेगी। ओके। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन करता है। तो जो दिया विषय है उस पर जो आधारित जब छात्र के लिए एक लघु कविता की कोई रचना करने का क्या होता है, निर्देश दिया जाता है, तब वह उसको क्या करता है, सृजनात्मक चिंतन करता है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम किम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण में इदम समागतेभ्य दोषेभ्य त्रायते अर्थात शिक्षण में जो आए हुए जो दोष हैं उनको दूर करना। सेकंड वाला ऑप्शन है छात्र शिक्षकयो नूतनाम स्फूर्ति जागृति अर्थात छात्र और शिक्षक में जो है नई स्फूर्ति जगाना। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्रनाम समस्या दूरीभूता भवंती अर्थात छात्रों की जो समस्या है वो दूर करना या दूर होती है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्तम सर्वाणी अर्थात उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है। जो शिक्षण है उसमें आए हुए जो भी दोष है उनको दूर करना भी इसका क्या है, उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का। जो छात्र शिक्षक हैं उसमें जो नई स्फूर्ति जागे ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की कि छात्रों की समस्या दूर होती है, तो ये भी ठीक है। छात्र की जो कमजोरी है उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा। और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसको द्वारा क्या किया जाता है, इनको दूर कर दिया जाता है, इनका उपचार कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है। ओके। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। 10 क्वेश्चन में है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। तो प्रारंभिक कौशल की बात यहाँ पर की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखनम, सेकंड है श्रवणम सुनना, थर्ड है पठनम पढ़ना और लास्ट ऑप्शन है संभाषणम बोलना। तो सबसे आप जो प्रारंभिक कौशल है अर्थात प्राथमिक कौशल वो कौन सा होता है, तो आपको पता है शुभोपली, वही वाला लाइन आपको याद रखनी है, LSRW ये आपको याद रखना है। तो लिसनिंग अर्थात श्रवणम यानी सुनना। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है, सुनना। तो आपको पता है कि भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और भाषा के कौशल से प्रत्येक बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। उस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आपकी जो हिंदी पेडागोजी उसमें आ जाए या फिर आपकी जो लैंग्वेज पेडागोजी है जैसे संस्कृत पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, जो भी आपके पास सेकंड लैंग्वेज में है उसमें आ जाए, आएगा जरूर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10% जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मौज मनाइए।